तो देखिए पहले बात करते हैं यूजी नेट पेपर वन के बारे में कि इसका लेवल क्या है। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर वन के बारे में। पेपर टू के देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम थे, तो हम बात करेंगे पेपर वन की जो सबका कॉमन होता है। तो आप सभी को पता है कि जैसे पेपर वन में 10 यूनिट होते हैं, तो देखिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आज का वो मॉडरेट लेवल आया है। यानी कि मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ठीक है, सो ये जो मॉडरेट लेवल था, उसके बाद रिसर्च था वो डिफ़िकल्ट लेवल का था, कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट था, कम्युनिकेशन इजी लेवल का था, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड इजी लेवल का था, परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चन थे यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था, इनकी आसान से, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन भी मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी मॉडरेट लेवल था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूनिट 9 है। ठीक है, यहाँ पे 8 फिर से आ गया। यूनिट जो 9 है हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो है इजी लेवल का। ठीक है, वो है इजी लेवल का था। और हायर एजुकेशन जो सिस्टम है वो है इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो 10 यूनिट है। तो आपको मैंने यहाँ पे लेवल दिखा दिए। अब आपको मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट ने कहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जिसको देख के आपको लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको और बढ़िया बना सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। एक्चुअली एक्यूरेट हमें भी नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स था उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो देखिए द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्टैब्लिश इन द ईयर। देखिए वो कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आया था, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कब हुई थी इंडिया में, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। ठीक है, वो है आंसर ए है 1982 में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, Hyderabad is the first open university in India. It was established in the year 1982. Indira Gandhi National Open University was established in the year 1985। यानी कि देखिए जो इग्नू है वो 1985 में आया था, तो उससे पहले क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पहले आई थी 1982 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ये तो आसान है, ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था स्वयं का। ठीक है, स्वयं का क्वेश्चन था कि स्वयं है क्या। आपको पता है कि स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन थे यहाँ पे। ऑप्शन देखिए अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ भी बताऊंगा इस हिसाब से ऑप्शन थे। ठीक है, जैसा स्टूडेंट ने बताया है। गैर सरकारी संगठन, ठीक है, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट का नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन बी, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। आपको पता है कि स्वयं है क्या, स्वयं के द्वारा क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है कि जैसे आप वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक, ठीक है, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि 9वीं कक्षा से लेके आप स्नातकोत्तर तक कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिन में 4 भाग में वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कोर्स करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं, तो आपको वीडियोस वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, तो स्वयं क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, ये सारे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखिए मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन आता है कि स्वयं प्रभा के कितने चैनल हैं, तो वह है 34 चैनल। पहले थे 32, अब है 34। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वयं प्रभा की। स्वयं क्या है, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। स्वयं प्रभा क्या है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर दिखाए जाते हैं, उसके 34 चैनल हैं लेटेस्ट। तो देखिए नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, वो कह रहे थे हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। अब देखिए शिक्षण की स्वावनुभविक विधि का विकास किसने किया था। देखिए ऑप्शन हमें नहीं पता था, लेकिन वो कह रहे थे ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग डेवलप किया था। अब ये है क्या, शिक्षण की स्वावनुभविक विधि, यानी कि हेरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। आगमन विधि के आधार पर इस विधि का विकास किया गया था।
ठीक है। ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्टिको से निकला है, जिसका अर्थ है मैं मालूम करता हूँ, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है कि मैं मालूम करता हूँ। सो यहाँ पे ठीक है, आपको ये जानना है। तो देखिए, अगर किसी जो राइटर है, ठीक है, जो कोई वैज्ञानिक है या कोई फिलोसफर है या कोई भी है, जिसने अगर कोई भी यहाँ पे मेथड दिया है टीचिंग का, ठीक है, आपको वहाँ पे करना है। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी है, आपको वो करनी है ना, ऐसे करके मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वो याद करना है कि कौन सा जो मेथड किसने दिया है। सो नेक्स्ट देखिए, कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग लेटर सीरीज। देखिए, अब ऐसी लेटर सीरीज यहाँ पे थी, ठीक है, ऐसी लेटर सीरीज आपको यहाँ पे दिखाई दी थी कि NEXT, ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑफ ACF EGI IKN, ठीक है, ऐसे OQT। अब इसके आगे क्या है आपको यहाँ से ढूंढना था। अब इसका जो राइट आंसर था वो है CUWZ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ACF की, यहाँ पे लिखा है ACF, ठीक है। A में हमने क्या जोड़ा 2, तो आ गया C में जोड़ा 3, तो C के आगे 3 करते तो आ जाता है F। तो ऐसे करते देखिए, सब में +2 +3 +2 +3 ऐसे कर करके एंड में क्या था कि जब यहाँ पे OQT में, ठीक है, +2 +3 जोड़ा गया तो आंसर आया UWZ। उसके बाद देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, ये यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। सो यहाँ पे देखिए, चाणक्य, जीवाक, पाणिनि, कात्यायन, तो आंसर है पाणिनि, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन विज्ञान एवं व्याकरण की पुस्तक है। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च से। ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसा स्टूडेंट ने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम इसमें 8-10 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि इतने ही हमें पता चल पाए हैं। बाकी क्वेश्चन तब पता चलेंगे जब एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन पेपर ऑफिशियली आएगा। सो देखिए, ए रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एनेक्सिटी प्रोनेस ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ द रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस, ठीक है। यानी कि देखिए, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता अनुमुखता पर पोषण विधि के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करता है। कौन सी विधि शोध के लिए उपयुक्त होती है, तो इसकी है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, कार्योत्तर पत्ती, ठीक है। उसके पे डी आंसर था, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्स पोस्ट फैक्टो था, ठीक है। ये क्या है, ये अप्रयोगात्मक शोध का प्रकार है। इसे है कि शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है, ठीक है। संभावित कारण की यानी कि जो कार्य हुआ था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। वास्तव में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध प्रारंभ करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कार्य हो जाता है, जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद होता है कि ये कैसे हुआ था। सो देखिए, एक क्वेश्चन था, एम्पिरिकल रिसर्च इन सोशल साइंसेस एसोसिएटेड विद। एम्पिरिकल रिसर्च जो है सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंध है। वो है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से, ठीक है, यानी कि सकारात्मक दर्शन से। अब देखिए, ये है क्या, सामाजिक विज्ञान में देखिए क्या है, जो एम्पिरिकल रिसर्च है वो सकारात्मक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से दर्शन से है, सकारात्मक। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, परीक्षण, सहसंवादात्मक, प्रयोगात्मक, यानी कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। तो देखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे अच्छे से करिए, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, ये प्रकार हैं, ठीक है। सो इन प्री लर्निंग प्रिपरेशन एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब देखिए, अधिगम पूर्व तैयारी में संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है, प्री लर्निंग प्रिपरेशन में, यानी कि समझने से पहले। ऐसा क्वेश्चन था, तो इसमें क्या है कि देखिए आंसर इसका है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड इट्स प्रोसेसिंग, यानी कि सूचना अर्जन तथा उसका प्रक्रमण। अब देखिए, प्री लर्निंग यानी कि जब आपने लर्निंग करनी है किसी चीज़ की, उससे पहले की जो प्रेपरेशन होती है, ठीक है, वो क्या है, वो उसका चरण क्या होता है, वो होता है इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। यानी कि जब आपने कोई चीज़ पढ़नी है, जैसे मान लीजिए आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं,
आपको तैयारी करने से पहले क्या करना होगा, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, आपको सूचना का अर्जन करना होगा, उसके बाद फिर आप स्टडी करेंगे, आप स्टडी मटेरियल लेके आएंगे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखिए ये मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली वहाँ पे थे, लेकिन जैसे स्टूडेंट मेरे को बताया मैं आपको उसी आधार पे यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये है मॉर्निंग शिफ्ट, जैसे इवनिंग शिफ्ट आएगी आपको उसका भी मैं बता दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके आप ये बने रहिए हमारे साथ, तो ऐसे आपको डेली क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताता रहूँगा कि कैसी शिफ्ट में आए थे, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर। शिफ्ट में आया था सेम वैसा ही तकरीबन लेवल है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए मॉडरेट लेवल है, रिसर्च एप्टीट्यूड डिफ़िकल्ट लेवल है, कॉम्प्रीहेंशन जो है मॉडरेट लेवल है। तो ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कम्युनिकेशन इजी लेवल है, मैथ्स भी इजी लेवल है, परसेंटेज एवरेज के क्वेश्चन आए थे, सुबह प्रॉफिट लॉस के आए थे। लॉजिकल रीजनिंग के इजी टू मॉडरेट लेवल है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी मॉडरेट लेवल है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जो है वो मॉडरेट लेवल है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इजी लेवल है, और हायर एजुकेशन भी इजी टू मॉडरेट लेवल है। इसमें स्कीम्स वगैरह पूछी गई थी हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा वीडियो हट के बताऊंगा, ठीक है, बाकी वीडियोस के अलावा ये जो वीडियो बहुत स्पेशल होगी, इसमें आपको मैं कंपैरिजन भी करूंगा। तो देखिए यहाँ पे हम कंपैरिजन भी करेंगे कि मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह कैसे आया था, इवनिंग में कैसे टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, टॉपिक्स जो हैं वो लगभग सेम है। यहाँ पे मैंने लिखा है मॉर्निंग, यहाँ पे लिखा है इवनिंग। यहाँ पे आपको मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा, और इसके बाद फिर आपको मैं थोड़े से क्वेश्चन भी बताऊंगा एंड में कि कैसे क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो देखिए मॉर्निंग शिफ्ट की इवनिंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं इस बार 20 नवंबर के लिए, सो देखिए यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, टीचिंग मेथड से पूछे गए थे, स्वयं प्रभा से पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए स्वयं प्रभा के अभी 34 चैनल है, पिछली बार क्या था 32 चैनल थे, लेकिन अभी 32 नहीं है, अभी 34 चैनल है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो स्वयं प्रभा के 34 चैनल देख लीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो फुली अपडेटेड है उसमें चेक कर लीजिए, अगर वहाँ पे 32 है तो वहाँ पे 34 को करेक्ट कर लीजिए। स्वयं प्रभा के 34 चैनल है। मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन थे, क्लासरूम कम्युनिकेशन का था और स्वयं का था। लेकिन इवनिंग की बात करें, यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग सेम है, टीचिंग मेथड स्वयं प्रभा के यहाँ पे क्वेश्चन अटैच हो गए। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, हाइपोथेसिस के क्वेश्चन यहाँ फिर से पूछे गए हैं। सुबह नल हाइपोथेसिस का पूछा गया था, यहाँ पे रिसर्च टाइप पूछी गई है इवनिंग शिफ्ट में, और मॉर्निंग में रिसर्च मेथड पूछा गया था। देखिए यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन में जो टॉपिक्स था वो या तो कोविड-19 का था या पॉल्यूशन का था, यह भी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन सुबह की शिफ्ट में कोविड-19 का पूछा गया था कॉम्प्रीहेंशन, जो कि इजी लेवल का था। ठीक है, सो अगली बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिट 4, 5, 6 की। यूनिट 4 है इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन का, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर से और कम्युनिकेशन टाइप से क्वेश्चन आया है। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यहाँ पे परसेंटेज एवरेज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के यहाँ पे क्वेश्चन आए थे इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमेशा आता है, आप करिए। मैथ रीजनिंग में अगर आपको चाहिए, देखिए ब्लड रिलेशन आपको करना है, परसेंटेज एवरेज और रेशियो, ये 3 चैप्टर करने हैं, आपका मैथ आसानी से हो जाएगा। और इसी के बाद आपका DIV डाटा इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा। तो आप कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं इवनिंग शिफ्ट के और मॉर्निंग शिफ्ट के। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए प्रमाण और साइलोगिज्म के क्वेश्चन आए थे इवनिंग में। सुबह लॉजिकल रीजनिंग में अनुमाना और साइलॉग्स के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक बताए गए हैं आपको यहाँ से इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए घूम फिर के टॉपिक वही है। आप इसे अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन बैरियर कर लिया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आपने साइलोगिज्म कर लिया, आपने टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे बात करते हैं यूनिट 7, 8 और 9 की। देखिए मॉडरेट लेवल का ही था सुबह भी और इवनिंग में भी। सुबह भी मॉर्निंग में मॉडरेट लेवल और इवनिंग में भी मॉडरेट लेवल, यानी कि ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बात करते हैं ICT की। इवनिंग शिफ्ट में देखिए वायरस, कंप्यूटर और जनरल एब्रीविएशन। जनरल एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म का क्वेश्चन था, कंप्यूटर से रिलेटेड था और वायरस का था।
सुबह देखिए कंप्यूटर वायरस का क्वेश्चन था, फुल फॉर्म था वही, और वायरलेस डिवाइस इसके बारे में क्वेश्चन था, जैसे ब्लूटूथ वगैरह होती है वैसे, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखिए अभी पोल्यूशन से क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन था अभी क्लियर नहीं हो पाया। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए ओजोन लेयर का क्वेश्चन था और COP25 का क्वेश्चन था कि COP25 क्या है, और ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट में ये वाला था। और देखिए यहाँ पे इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो हायर एजुकेशन सिस्टम से बात करें, NIRF रैंकिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम से क्वेश्चन था। तो 10 यूनिट का आपको मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया कि मॉर्निंग में कैसा था, इवनिंग में कैसा था। ये जो टॉपिक है आप वो अच्छे से करिए, आपका आराम से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे थे क्वेश्चन था ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कोग्निटिव डोमेन इज, यानी कि ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या है। देखिए संज्ञात्मक होता है दिमाग से संबंधित, कोग्निटिव होता है दिमाग से संबंधित, ठीक है। यानी कि ब्लूम के जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी है, जो पारंपरिक उसकी वर्गीकरण है उसका उसमें क्या है कि जो अधिगम का यानी कि जो लर्निंग का सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है, ठीक है। ये ऑप्शन थे। सो ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन थे यही। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। देखिए जो एवोल्यूशन है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे हाईएस्ट लेवल है मूल्यांकन का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे एंड में क्या है, मूल्यांकन। पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट था। फिर बात करते हैं, देखिए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया मतलब क्या है, ये एक बीमारी होती है स्टूडेंट में, बीमारी आप कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं हम इसे। डिसलेक्सिया संबंधित है रीडिंग डिसऑर्डर से, इनकी पठन विकृति से। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकृति से। इससे पीड़ित छात्र को सामान्य या औसत बुद्धि के बावजूद तेजी से पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है। देखिए हर एक जो स्टूडेंट है उसका दिमाग जो है वो सेम होता है, लेकिन क्या होता है कि उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है। डिसलेक्सिया उनको होता है, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो वैसे स्टूडेंट हैं उनको डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में रीडिंग डिसऑर्डर उनको होता है, उनको जो है वो शब्द जो है वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते, ठीक है। सो नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। यानी कि देखिए शिक्षण प्रभावकारिता को, यानी कि देखिए जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, जब वो शिक्षण करते हैं, जब टीचिंग देते हैं, जब टीचर टीचिंग देते हैं, तो जो इफेक्टिवनेस होती है उसे कौन प्रभावित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर है एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि शैक्षणिक व्यवस्था। अब देखिए एक स्कूल में या एक कॉलेज में कहीं पे भी कितना मर्जी अच्छा टीचर हो, वो जितना मर्जी अच्छा पढ़ाए, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उसे चलना होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तभी वो कर पाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास जो बुक्स है, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ है ना, अगर आपको टीचर आपको अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखवा दे, लेकिन वो आपका गलत हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना पड़ता है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, आपको बुक्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। समझाएंगे आपको टीचर, लिखना पड़ेगा आपको बुक्स के अकॉर्डिंग, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ जोड़ नहीं सकते, टीचर चाह के भी उस चीज़ को ऐड नहीं कर सकता। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है कि इफेक्टिवनेस जो टीचिंग है वो इफेक्ट करती है, प्रभावित होती है, ठीक है। तो राइट आंसर है डी, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है। इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज इन द टर्म ऑफ, यानी कि देखिए जो शिक्षण की प्रभावकारिता है का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए, ठीक है। इनके शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, तो देखिए ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट की तरह बताए गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ये ऐसे ही क्वेश्चन थे, इनकी इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सो शिक्षण की जो प्रभावकारिता है, इनकी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है वो कैसे जज होती है। तो राइट आंसर है
लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर। अब देखिए, जब टीचर बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि क्लास में जो स्टूडेंट है उन्हें हर एक चीज आती है ना, तो क्या होगा कि वो कहेंगे कि इन टीचर ने अच्छा पढ़ाया है इसलिए इनको सब चीज आती है। क्योंकि देखिए, अगर टीचर पढ़ाएंगे तभी स्टूडेंट अच्छे से समझेंगे, है ना। मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे पास हो गए, सारे बच्चे हाईएस्ट नंबर लेके आए, तो वो क्या है, टीचर की वाहवाही हो जाएगी। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, लर्निंग आउटकम्स जो स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका है, टीचर के समझाने का जो तरीका था, वो सबसे बेस्ट रहा। ठीक है। जब आप देखिए यूजी की तैयारी करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन से टीचर ने सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को जो अच्छी कोचिंग दी है, जिससे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, है ना। सो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं कि आपका भी जो अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। सो देखिए, यही लर्निंग आउटकम्स होती है। ठीक है। सो ये यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जो आपको मैंने शॉर्ट में समझाया वही है। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेट इज नोन एंड, यानी कि देखिए जो एक चर जिसमें हेर फेर की गई है कहलाता है। अब देखिए, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, यानी कि जो वेरिएबल जो वेरी करता है, जो मैनिपुलेट होता है, वो क्या है? ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि स्वतंत्र चर। ठीक है। यानी कि देखिए, वेरिएबल क्या है, वेरी करते हैं, हमेशा क्या है, आगे पीछे होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखिए, आप इसे पढ़िए अच्छे से। एक ऐसा चर जिसमें हेरफेर की गई है स्वतंत्र चर कहलाता है। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है। जब देखिए रिसर्चर है, जो प्रयोग करता है, वो जोड़ तोड़ करता है ना, आगे पीछे कर देता है। जब भी देखिए कोई रिसर्च करते हैं तो अपने हिसाब से वो करते हैं। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्र चर वह चर है जिसके मूल्यों में प्रयोगकर्ता परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन का प्रभाव उस आश्रित चर पर क्या पड़ता है, यह देखता है। स्वतंत्र चर क्या है? दो प्रकार के होते हैं, टाइप ई और टाइप एस। ठीक है, आपको याद रखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने टाइप के हैं? वो दो टाइप के हैं, टाइप ई और टाइप एस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिसर्च का है। यदि एक शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह किस शोध का उदाहरण होगा। यानी कि देखिए, जब एक रिसर्चर है, एक शोध करता है, जब वो शोध करते हैं, जो वो रिसर्च करते हैं, जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है, ठीक है, वो कौन सा प्रबंधकीय ज़्यादा ढंग संगठनात्मक प्रभावशाली होगा। इनकी जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो किस तरीके से करेगा कि वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। सो राइट आंसर है आधारभूत शोध, बेसिक से। ठीक है, बेस पे, किसी बेस पे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, यदि कोई शोध करता है इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह आधारभूत शोध या मौलिक शोध कहलाएगा। क्रियानिष्ठ शोध तत्कालीन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए किया जाता है, जबकि व्यवहारिक शोध सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, इंपेरिकल रिसर्च इज सोशल साइंस इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, इंपेरिकल रिसर्च देखिए किससे है संबंधित, तो राइट आंसर है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से। ठीक है, यानी कि सकारात्मक दर्शन से। देखिए, इंपेरिकल रिसर्च से क्वेश्चन आया था, आप इसे आसानी से आराम से देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। सो देखिए, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध सकारात्मक दर्शन संबंधित है। प्रयोगमूलक शोध को अनुभविक शोध भी कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, प्रेक्षण, संवादात्मक, प्रयोगात्मक, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, कोरिलेशन, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो आप देखिए, एक गुड कम्युनिकेटर बिगिन इन हिज या हर प्रेजेंटेशन, यानी कि देखिए, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? देखिए, जब भी संप्रेषक क्या है, कम्युनिकेटर जो समझाता है। जैसे स्टेज पे खड़ा होता है ना एक व्यक्ति, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर है, वो क्या है, वो कम्युनिकेटर है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो किससे अपनी शुरुआत करते हैं, प्रस्तुतिकरण किससे शुरुआत करते हैं? इजी रिहर्सल से, यानी कि सुगम पूर्वाभ्यास से, इनकी इजी रिहर्सल से। देखिए, जब भी किसी को अपनी बात कहनी होती है
तो वो इजी लेवल से करते हैं। जैसे टीचर मान लीजिए क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इसी लेवल से पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, फिर डिफ़िकल्टी लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है, वो चीज़। सो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। सो क्वेश्चन है, ये आया था एक श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, YVSP श्रृंखला के लिए अगला अक्षर क्या होगा? NMOL, ठीक है, इनकी YVSP के आगे क्या है? अब देखिए इसको राइट आंसर है M, ठीक है, राइट आंसर क्या है? M। इसे सॉल्व किया तो क्या आया, देखिए Y कितने पे है, ठीक है, 25 पे, और V कितने पे है, 22 पे, S कितने पे है, 19 पे, और P कितने पे है, 16 में, ठीक है, यानी कि 16, 19, 22, 25, ठीक है। अब इसके हम नीचे जाएं, देखिए ये पीछे जा रहा है ना, ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये वाला। P से अगर हम 3 पीछे कर दें, ठीक है, तो क्या आएगा, वो आएगा M। अब देखिए Y 25, 22, 19, 16 है ना, यहाँ पे 3 का गैप है। अब 3 क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, 16, 19, इसके बीच में गैप क्या है, 3 का, 90 से 22 में गैप 3 का, 22 से 25 में गैप है 3 का, तो 3 माइनस किया तो आ गया M, ठीक है। सो देखिए ये वो वाले क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने हमें बताए थे, हमने उस हिसाब से आपको ये प्रेजेंटेशन दी है कि ताकि आप उस टॉपिक्स को अच्छे से करें और आपका एग्ज़ाम जो अच्छे से हो जाए। सो देखिए आपको मैंने बाकी जो आपको मैंने कंपैरिजन देना था वो भी आपको मैंने दे दिया, और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो भी मैंने बता दिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे एग्जाम में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तब पता चलेंगे कि जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद जो उसकी आंसर शीट आएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप टॉपिक के ऊपर जो है अपनी पकड़ बनाइए, तो बनाइए हमारे साथ, तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए कि ताकि जैसे हम वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो साथ में ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो टेक केयर। सो देखिए आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक्स आज आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके बहुत काम आएंगे, आप इनकी तैयारी करिए, सेम वैसे ही टॉपिक आ रहे हैं तो जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 21 नवंबर के मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो देखिए टीचिंग डोमेन है वो आए थे, लेवल ऑफ टीचिंग है, और स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा के आई थिंक यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने बताया कि उसके चैनल आए थे, तो उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि देखिए स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो आप इन्हें अच्छे से करिए। लेवल ऑफ टीचिंग आ रहा है और टीचिंग डोमेन आया है। उसके बाद देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च एथिक्स, हाइपोथेसिस, ठीक है, और रिसर्च मेथड्स, यानी कि आपको रिसर्च एथिक्स पता होना चाहिए, रिसर्च मेथड्स पता होने चाहिए, हाइपोथेसिस होने चाहिए। तो ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो टीचिंग में आप ये कर लीजिए और रिसर्च में आप ये कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल देखिए इजी ही आ रहा है, जो भी आपको आएगा उसमें आपको चूज़ करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की यूनिट 4 की। तो देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे आता है, आज मेनली आया था अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन टाइप्स में क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और आया है कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर जब हम किसी कम्युनिकेशन जिससे हम करते हैं तो उससे हमारी जो बात अच्छे से हो नहीं पाती, हमारा मैसेज जा नहीं पाता, उसे बोलते हैं बैरियर, ठीक है। तो टीचिंग में ये, रिसर्च में ये, कॉम्प्रिहेंशन तो आपको लेवल इजी है, और कम्युनिकेशन में टाइप्स है, कम्युनिकेशन बैरियर है। मैं बात करता हूँ यूनिट 5 की। तो देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज आ रही है, लेटर सीरीज़ आ रही है, यहाँ पे नंबर देके छोड़ रहे हैं, आपको बताना है अगला नंबर क्या है वो। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पक्का है, आप इसे अच्छे से करिए। डायरेक्शन साइंस का यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज एवरेज रेशो है, आपको ये अच्छे से करनी है। यानी कि नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन साइंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एवरेज रेशो, आपका ये टॉपिक करने हैं, आपका यूनिट 5 कवर हो जाएगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। यहाँ पे आप पार्ट आया है प्रमाण का, उपमान का और फैलेसिस का। सो देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये करना है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस करनी है। कई बार साइलॉगिज्म आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये 3 चीज़ें करनी है, प्रमाण, उपमान, फैलेसिस। तो ये आज के शिफ्ट में आए हैं। जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिए, तो जो आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं
तो आप ऐसे अच्छे से करिए। इनमें से टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक्स जरूर रिपीट हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए यूनिट 7 में वही आपको परसेंटेज एवरेज रेशियो करनी है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ रहा है। और यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी में देखिए इनपुट आउटपुट आया है, मेमोरी आई है, बिट बाइट आया है, फुल फॉर्म आई है, वायरलेस डिवाइस यहाँ पे आई है। ठीक है, तो जो इवनिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आज के दिन में, तो आप ये करके देखिए। उस पर देखिए पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन है, एग्रीमेंट का है, और वाटर पोल्यूशन से आया है, और लास्ट से हायर एजुकेशन, इसमें रैंकिंग और हायर एजुकेशन स्कीम्स आई हैं। सो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। जो अपकमिंग जिनका एग्ज़ाम है और जिनका हो चुका है वो टॉपिक ये आ चुके हैं, तो आप ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप ताकि आपको आसानी हो। सो देखिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, इन ऑर्डर टू प्रमोट डायरेक्ट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी सुटेड, यानी कि प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयोग होंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम लर्निंग मेथड को, ठीक है, प्रमोट करते हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा मेथड है। सो वो है प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि परियोजना विधि। देखिए प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। परियोजना पद्धति में कार्य की योजना होती है, उस कार्य का उद्देश्य होता है, उसकी कार्य प्रणाली करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होती है। बालकों के सम्मुख एक समस्या प्रस्तुत कर दी जाती है, वो समस्या को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, जब आप स्कूल कॉलेज देखते हैं तो टीचर आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं बनाने के लिए, वो आपको खुद से बनाना होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोविड-19 का दे दे, है ना, कोविड-19 के ऊपर आप लिख के लेके आइए, तो आप सर्च करेंगे, स्टूडेंट सर्च करते हैं सबसे बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट मेथड। किसी टॉपिक के बारे में दे देना तो स्टूडेंट का उसको हल करना जिसमें उसकी रुचि होती है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा के चैनल कितने हैं। देखिए इसके 34 चैनल हैं। कई बुक्स में लिखा है 32, आप बुक्स अपनी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 32 लिखा है, लेकिन लेटेस्ट है 34। आप इसे अपडेट कर लीजिए, जहाँ पे 32 है 34 कर लीजिए। पिछले साल 32 थे, इस साल क्या है 34 हो चुके हैं, 2 नए ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपको 32, 34 का ऑप्शन आए, अगर आपने 32 पढ़ा है उसे टिक मत करिए, 34 के ऊपर क्लिक करना, तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, स्वयं प्रभा के चैनल है 34। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन, यानी कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसका पर्पस क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, वो है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यू, यानी कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। अब देखिए मानवीय मूल्य क्या है। ठीक है, मानवीय मूल्य क्या है, देखिए जैसे व्यक्ति में होता है ना, कथनीय अकथनीय, शुभ अशुभ, करणीय अकरणीय के बीच विभेद होता है। ठीक है, वो है मूल्य शिक्षा। ठीक है, वो है मानवीय मूल्य, क्या सही है क्या गलत है वो। सो नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन द इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार हैं। ठीक है, यानी कि जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें की बिहेवियर क्या है आपको दिखना है, तो उसका राइट आंसर है ये वाला, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अनुदेशात्मक विविधता। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग देखें, प्रश्न पूछना ही ये नहीं है, स्टूडेंट आइडिया कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चरिंग करना नहीं है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, किसी चीज़ को इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगमकर्ता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करे। शिक्षक शिक्षण को प्रभावशील बनाने के लिए विविध अनुदेशात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई लर्नर है, जब टीचर उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या है, विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। ठीक है, तो जैसे उसे चीज़ नहीं आती, जब शिक्षक उसे समझाते हैं
तो वो जो होता है ना स्टूडेंट, वो अपने लक्ष्य का अनुभव करता है, यानी कि उसे क्या बनना है। जैसे आपको यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ना, तो टीचर आपको एक ऐसी चीज़, जैसे आपको टीचर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक आपको दे देंगे कि ताकि आप उसे अच्छे से अपनी तरफ से समझिए, है ना। तो वो क्या है, इफेक्टिव टीचिंग है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, आपको अनुदेश देना। आपने चीज़ पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आपको टीचर ने गाइड कर दिया। सो नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ HTTP। क्वेश्चन आज के HTML का था या HTTP का था। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखिए, आपको ये फुल फॉर्म करनी है याद, फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। सो नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है। मल्टीमीडिया में क्या क्या है, उसमें है सी, यानी कि टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ये तीनों चीज़ें आती हैं मल्टीमीडिया में। इसमें वीडियो भी है, ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है, ठीक है। आप अखबार पढ़ते भी हैं, खबरें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं। सो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सेट्स इन 2050 बाय नेशन आर इंटेंडेड टू अचीव बाय, ठीक है। जो SDG है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 2015 में जो बनाए गए थे, उनका टारगेट कितनी देर का है कि उसको हम कब तक प्राप्त करेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल्स हैं उन्हें कब तक प्राप्त करना है, ठीक है, उन्हें प्राप्त करना है 2020 तक। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमें 2030 तक जो है वो प्राप्त करने हैं। कितने गोल हैं, 8 गोल हैं, टोटल 8 गोल है, ठीक है। एक है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल में 8 मेजर गोल हैं जिन्हें आपको अचीव करना है, जिन्हें सरकार को अचीव करना है 2030 तक। सो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आया था नंबर सीरीज का 0, 6, 24, 60, 120 और साथ में x, यानी कि x की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है। राइट आंसर है 210, 210। सो ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे क्यूब चल रही है, ठीक है। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4, 5, ठीक है। यहाँ तक देखिए 120 तक 5 की क्यूब है। 1 की क्यूब को किया 1, ठीक है, 1 - 1, ठीक है। एक को अगर हम 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 करेंगे आ जाएगा 0। 2 की क्यूब को देखिए, 2 को 3 बार किया, 2 दिन 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस किया। माइनस क्या करना है, जो फ्रंट वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही लास्ट में आएगा 6 की क्यूब, ठीक है। 6 गुना 6 गुना 6, 6 को 3 बार करें थे 216 आएगा, उसमें 6 माइनस किए तो आ जाएगा 210। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अगली वीडियो में मैं आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल गया तो, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन है, नंबर सीरीज है, ये आपको करनी है। डायरेक्शन साइंस का क्वेश्चन आपको करना है, आपको आसानी हो जाएगी। सो ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे टॉपिक्स थे, ठीक है। टॉपिक्स देखिए, ये टॉपिक्स आपको घूम फिर के वही टॉपिक आ रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट वालों को ये आ सकते हैं ऐसे टॉपिक्स। आप इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए। जिनका कल एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं फोकस, ठीक है। सो टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए, क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए। तो ऐसे क्वेश्चन हैं आप आसानी से कर सकते हैं। सो ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ में सब्सक्राइब करिए स्टडी भार यूट्यूब चैनल कि ताकि हम जैसे वीडियो डालें आपको अपडेट मिल जाए। वीडियो में सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आपका, जिसमें हर वीडियो में पहले मैं पेपर 1 के लिए आपको मैं पहले टॉपिक बताता हूं कि कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक आते हैं, कि ताकि आप उसे नोट करें, और जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है तो आप उस टॉपिक के ऊपर इतना फोकस करें कि ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए, टॉपिक रिपीट हो रहे, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। सो आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए, जैसे इवनिंग जो शिफ्ट है, ठीक है, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ, उसमें एवोल्यूशन का क्वेश्चन था, डोमेन से संबंधित था, स्वयं या मूक में से कोई एक था। कुछ स्टूडेंट मूक कह रहे हैं, कुछ स्वयं कह रहे हैं, तो दोनों में से एक था। और टीचिंग मेथड से था, यानी कि टीचिंग मेथड्स आपको करना है, एवोल्यूशन करना है, डोमेन्स करना है, और स्वयं मूक और स्वयं प्रभा ये करने हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिसर्च में रिसर्च सैम्पलिंग है, रिसर्च टाइप है, और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। सैम्पलिंग है, टाइप्स है, और अजर्शन रीजन का क्वेश्चन देखिए एक आया था इसमें, तो आप इसके ऊपर फोकस करिए। कॉम्परिजन देखिए लेवल ईजी ही है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। सो
यूनिट फॉर कम्युनिकेशन में देखिए कम्युनिकेशन जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो आता है, मास मीडिया सोसाइटी से क्वेश्चन आया, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है उससे क्वेश्चन आया। और देखिए इसमें क्या है कि नंबर सीरीज आया, क्लॉक का क्वेश्चन आया, परसेंटेज और रेशो का क्वेश्चन आया। तो देखिए मैथ में परसेंटेज, रेशो और एवरेज ये तीनों चीज़ें करनी ही होती हैं, इससे आपका यूनिट 5 और यूनिट 7 DI दोनों निकल जाते हैं। तो नंबर सीरीज आपको करनी है, लेटर सीरीज भी आप साथ में कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 में देखिए प्रमाण होते हैं, प्रमाण के क्वेश्चन है, प्रमाण की टाइप्स, ठीक है, वो आपको करनी है, साइलोगिज्म करना है और फैलेसीज करनी है। आपको इसके मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन थे, तो आपका जजमेंट हो जाएगी कि किस लेवल के क्वेश्चन तैयार करने हैं। सो देखिए यूनिट 7 की बात करें तो मॉडरेट लेवल है, अभी तक मॉडरेट ही आ रहा है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। सो यूनिट 8 में देखिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनकी ICT में इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन था, वो क्या था अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इंटरनेट से संबंधित था। फुल फॉर्म एक डायरेक्ट आ रही है, आपको याद करनी है। और डिजिटल इनिशिएटिव्स है, डिजिटल इनिशिएटिव देखिए जैसे स्वयं प्रभा मूक हो गया, और उसके अलावा देखिए बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी जैसे होती है ना आजकल, जो गवर्नमेंट ने भी शुरू की है, तो वो चीज़ें इसमें आपको करनी है, ठीक है। और यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में MDG और SDG, इनकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको करना है। और पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन देखिए, पहले पॉल्यूशन से क्वेश्चन आया था, अभी पॉल्यूटेंट से क्वेश्चन आया कि यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो प्रदूषण को फैलाते हैं, इनकी पोल्यूशन जो फैलाते हैं उन्हें कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। फिर आएगा, अभी फिर आया था क्वेश्चन हजार्ड्स का, ठीक है, फिर हजार्ड्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया, यूनिट फिर 10 आ गया। हजार्ड्स होता है, देखिए हजार्ड्स के साथ आप मिटिगेशन भी जरूर करिए, ठीक है, हजार्ड्स होती है आपदा, तो हजार्ड्स का क्वेश्चन आया था आपको, पॉल्यूटेंट्स, हजार्ड्स, SDG ये क्वेश्चन आए थे, आपको ये टॉपिक के ऊपर फोकस कर लीजिए। यूनिट 10 में देखिए गवर्नेंस से क्वेश्चन था और एक्ट आए थे, ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये हो गए टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए हैं जो आपको करने हैं। आप मॉर्निंग शिफ्ट का भी देख सकते हैं, मैंने आपको इवनिंग शिफ्ट के भी बता दिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए जिनका कल एग्जाम है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसा स्टूडेंट ने बताया है मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है लेकिन सेंस उसकी यही रहेगी। तो आप देख लीजिए कैसा लेवल है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक होता है, ठीक है, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थे ऑब्वियसली, सो यहाँ पे ऑप्शन तो हमें याद नहीं है किसी को भी, सो यहाँ पे आपको आंसर बताते हैं। उसका आंसर है देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट। अब देखिए जो इफेक्टिव टीचिंग होती है, रिसर्च से पता चला है कि इफेक्टिव टीचिंग किससे होती है, तो होती है एंगेजमेंट इन लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। अब देखिए विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्त। अब देखिए होता क्या है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब तक स्टूडेंट एंगेज ना हो तब तक उनकी रुचि नहीं होगी पढ़ने में, तो तब तक उन्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर टीचर का लेक्चर अच्छा है तो वो अच्छे से कर पाएंगे। जैसे देखिए दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान कौशल अभिव्यक्तियों प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वह सभी शिक्षक की प्रभावकारिता के अंतर्गत आता है। शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता है। विद्यार्थी जब कक्षागत कार्य में रुचि लेता है, उसका निष्पादन अच्छा रहता है, तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य अत्यंत प्रभावशाली है। यानी कि देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चों की संलिप्तता होती है, बच्चों की एंगेजमेंट होती है, तो एक इफेक्टिव टीचिंग का काम होता है। देखिए बहुत सारे टीचर हैं जो बेकार टॉपिक को भी अच्छा बना देते हैं कि ताकि स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मूक। अब देखिए मूक की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए मूक का मतलब है मैसिव, ओ का मतलब ओपन, फिर ओ का मतलब ऑनलाइन, फिर सी का मतलब कोर्स, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये किसकी फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है मूक की। अब देखिए मैसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर मे बी 1 लाख प्लस स्टूडेंट इन ए मूक। अब देखिए 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है मूक में। ओपन का मतलब क्या है, एनी वन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद देखिए कोर्सेज इज डिलीवर्ड
इंटायरली ओवर द इंटरनेट। अब देखिए जो कोर्स है ऑनलाइन का मतलब क्या है कि जो कोर्स वर्क होगा वो आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। और कोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि मूक्स आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज। अब देखिए कोर्सेज में क्या है, आपको जितने भी कोर्सेज हैं कॉलेज के वो तकरीबन आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ए मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस आर। यानी कि देखिए कम्युनिकेशन जो वेरिएबल है इन्वॉल्व जो है, कम्युनिकेशन वेरिएबल जो है इसमें क्या इन्वॉल्व है, यानी कि किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत संप्रेषण चर होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए किसी निष्पादन प्रतिमान के अंतर्गत निम्नलिखित संप्रेषण चर हैं। यानी कि देखिए जो कम्युनिकेशन वेरिएबल है, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें एनकोडिंग है, ठीक है, उसमें डिकोडिंग है, उसमें चैनलाइजेशन यानी कि कूट संकेतन है, विसंकेतन है, संचारण है। अब देखिए कम्युनिकेशन वेरिएबल का मतलब क्या है, इन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन के वेरिएबल में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से संचार करते हैं तो क्या है, पहला आ गया इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग क्या है कि जो मैसेज भेजता है, जैसे आप हैं अपने किसी दोस्त को कोई मैसेज देते हैं तो आप है इनकोडर, ठीक है, तो आप मैसेज को क्या कर रहे हैं, इनकोडिंग। तो डिकोडिंग क्या है कि जिसको आपने मैसेज पहुंचाया उसने मैसेज को समझा, यानी कि उसने मैसेज को डिकोड किया। अब देखिए इनकोडिंग हो गया, मैसेज भेजा, मैसेज समझा, लेकिन किसके जरिए भेजा, चैनलाइजेशन, वो है संचारण, ठीक है। संप्रेषण की प्रक्रिया देख सकते हैं, पहले संदेश, आपको संदेश भेजना है, किसके माध्यम से भेजना है, प्रतिपुष्टि क्या है, फीडबैक क्या है, और प्रेषक और संदेश प्राप्ति, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहेंस बाय। यानी कि किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि देखिए अगर कोई कक्षा है, अगर कोई क्लासरूम है, वहाँ पे देखिए जो संवाद हो रहा है, संवाद किसके प्रति होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट, यानी कि दृष्टिकोण स्थापित करके। अब देखिए जब कक्षा में टॉपिक को पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा, तो वो बच्चों से पूछते हैं बताइए कि आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने यहाँ पे क्या है, व्यू पॉइंट रखते हैं, ठीक है। मान लीजिए टीचर कहते हैं कि महंगाई के ऊपर आप बोलिए, कुछ कहेंगे महंगाई अच्छी है, कोई कहेंगे बुरी है ना, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो गए। तो उससे क्या है, एक व्यू पॉइंट से क्या है, एक जो संवाद वो लंबा हो जाएगा, है ना, वो चीज़ें। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था, द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEFHIJLMN PQRTUV इज। ये देखिए बहुत सिंपल सा है, तो ये इसके ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी XYZ। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अब इसे पढ़िए, अंग्रेजी वर्णमाला की दी गई श्रृंखला में सीधे क्रम में प्रत्येक 3 वर्ण के बाद एक वर्ण को छोड़कर क्रमगत रूप से श्रृंखला उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल डी, ठीक है, यहाँ पे ना DEF के बाद HIJ है। अब देखिए जो F है एंड में, ठीक है, F के बाद आता है G, फिर आता है H, यहाँ पे G को हटाया गया, सीधे आ गया H, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टर्म है उसमें क्या है, J के बाद L है, यानी कि J के बाद L है, तो J के बाद K आता है, उसे हटा दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए लास्ट में TUV के लास्ट में क्या है, TUV है, ठीक है। V के बाद क्या आएगा, ठीक है, UV, X आएगा, ठीक है, X को काट दे, X के बाद क्या आता है, Y, ठीक है। तो Y से यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, Y से यहाँ से सॉरी, यहाँ पे देखिए V के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पे 2UV है ना, तो V के बाद आता है W, ठीक है, फिर आता है X, ठीक है, हमने काटा W को, ठीक है, होता है ना UVWXYZ, तो W को काटा तो बचा X, X से क्या स्टार्ट है, X से C स्टार्ट है, ठीक है। तो XYZ आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थी लेटर सीरीज, सॉरी नंबर सीरीज है ये तो, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द करेक्ट सीक्वेंस इन द एक्शन रिसर्च पैराडिम। अब देखिए जो रिसर्च का क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च जो पैराडिम है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे सही अनुक्रम था, तो इसका राइट आंसर है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इनकी योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। पहले क्या है, प्लान बनाना, फिर है एक्ट करना, फिर है ऑब्जर्व करना, फिर है सोचना, ठीक है। ये एक्शन सर्च का काम है, आप इसे याद रखिए, ठीक है।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ टू बी सिलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। यानी कि देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि कार्योत्तर पद्धति, ठीक है। अब देखिए जो रिसर्च मेथड है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे सिलेक्ट किया जाता है कि ताकि उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, हेर फेर किया जा सके, ठीक है। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कोई काम हो जाता है या जब कोई शोध हो जाती है या जब कोई घटनाएं हो जाती हैं, घटना होने के बाद उसका पता लगाया जाता है कि ये घटना कैसे हुई, तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक है, यानी कि घटना होने के बाद उसकी जानकारी इकट्ठा करना वो है एक्स पोस्ट फैक्टो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ, देखिए ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन है, ये इवनिंग में भी है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका मेन एम क्या है। उसका मेन एम है इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है, नॉलेजेबल सुपर पावर है, ठीक है, यानी कि इंडिया को सुपर पावर बनना है किसमें, नॉलेज में। सो नेक्स्ट है देखिए, इन स्कूल एजुकेशन GER इनकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन बाय 2030। अब देखिए जो स्कूल की जो है स्कूल एजुकेशन जो GR है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वो 2030 तक कितनी होनी चाहिए, वो चाहिए 100%। तो ये इसका राइट आंसर था। सो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर ए वेब पेज एड्रेस। अब देखिए वेब पेज एड्रेस का नेम क्या है, ठीक है, वेब पेज एड्रेस क्या है, देखिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सो देखिए ये वेब पेज एड्रेस होता है ना, URL होता है ना हर एक वेबसाइट का अपना, ठीक है। तो वेब पेज एड्रेस जो है वो URL होता है, ठीक है। जब आप कोई सर्च करते हैं आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, आप लिखा आता है URL नॉट फाउंड, यानी कि URL क्या है, ये वेब पेज एड्रेस है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत किया है। अब देखिए, थर्मल रिएक्टर्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय फिजन ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स, ठीक है। जो थर्मल रिएक्टर देखिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बाय फिजन, सो न्यूक्लियर फ्यूल उसमें क्या है, ठीक है। सो देखिए ये चीज़ें हैं, थर्मल रिएक्टर जनरेट एनर्जी बाय फिजन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल। अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, यूरेनियम 235, ठीक है, 235U, यूरेनियम 233, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 235, और प्लूटोनियम, ठीक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, ठीक है, ये इसका आंसर है। सो देखिए ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। अब देखिए एक है असर्शन एक है रीजन, ये आसान क्वेश्चन था इसलिए। अब देखिए असर्शन क्या है, लेक्स आर कंसीडर्ड टू बी मोर susceptible to pollution than river। तो नेक्स्ट है रीजन, वाटर इन लेक्स में टेक डिकेड टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। अब देखिए जो लेक्स हैं उसमें जो रिवर से ज़्यादा, ठीक है, पॉल्यूशन है, सो वाटर इन लेक्स में टेक डिसाइड टू रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रिवर है, जो लेक्स हैं उसमें रिवर से ज़्यादा, ठीक है, जो झीलें हैं उसमें नदियों से ज़्यादा क्या है, पोल्यूशन है। लेक्स में ज़्यादा पोल्यूशन है, रिवर से भी ज़्यादा, तो जो वाटर है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है क्या। तो देखिए आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, बोथ A एंड R करेक्ट, और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि A और R दोनों करेक्ट है। आप देखिए जो लेक्स हैं बहुत ज़्यादा दूषित हैं, पोल्यूटेड है, रिवर से भी ज़्यादा, तो उसमें पानी को जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी, ठीक है। अब देखिए इनमें से जो प्रमाण है उसमें जो, ठीक है, प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन विशेषिका फिलॉसफी, यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें जो प्रमाण है उसमें कैसे हैं, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, यानी कि A एंड B, यानी कि प्रत्यक्षा और उपमान, यानी कि जो विशेषिका फिलॉसफी है उसमें कौन से प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और उपमान, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स अबाउट द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि VOC आर करेक्ट। ठीक है, अब इनमें से देखिए कौन सी VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो करेक्ट है। सो देखिए जो VOC है उसे क्या होता है, ठीक है, उसे क्या है, दे मे कॉज कैंसर, इसे कैंसर होता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंफॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। अब देखो फोटोकेमिकल जो स्मोक होते हैं ना, स्मोक का मतलब क्या है कि धुआं और धुंध का मिश्रण, जैसे दिल्ली के हालात हैं, ठीक है, वो जैसे दिवाली की बात हो जाती है ना, धुआं और धुंध दोनों मिक्स हो जाती हैं, हो जाता है ना सर्दियों में भी, जैसे धुंध भी है धुआं भी है ना। सो ये चीज़ें इसमें, ठीक है। सो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज ए सोल, देयर यू शुड आल्सो बिलीव इट, दिस इन्फ्लुएंस कमिट विच काइंड ऑफ फैलेसी। अब देखिए फैलेसी के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, आए थे। देखिए सब विश्वास करते हैं आत्मा में, तो ये कैसा बिलीफ है, ये कैसी फैलेसी है, ठीक है। तो राइट आंसर है एड पोपुलम। देखिए एड होमिनियन है, फैलेसी एक्सीडेंट है, एड पोपुलम है, या फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी है। अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। द अबव आर्गूमेंट कंटेन्स एड पोपोलॉजिक। एड पोपुलम is a logic in which an attempt is made to prove the argument by basing the opinion of a large group of people। देखिए एड पॉपुलम क्या है, पॉपुलम का मतलब क्या है, पीपल, ठीक है। देखिए जितनी ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे बहुत ज़्यादा आबादी वाले जो पीपल है, अगर वो आर्गूमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एड पॉपुलम। देखिए बहुत सारे अगर लोग हैं किसी गलत चीज़ को भी प्रमोट करेंगे तो उसे भी सही माना जाएगा। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये था आज का एनालिसिस। मॉर्निंग शिफ्ट में कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको वो डिस्कस कराऊंगा जो हमें लगता है कि यही एग्जाम में आए थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ये क्वेश्चन आए थे वो आए थे, लेकिन जो हमें क्वेश्चन अच्छे से पता चले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड में इनडायरेक्ट टीचिंग से क्वेश्चन आया था, लर्निंग डिसीज से आया था, की बिहेवियर से आया था, टीचिंग मेथड से आया था, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इनमें से क्वेश्चन आया था। सो रिसर्च हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, इंपेरिकल रिसर्च से आया था, और डिडक्टिव इंडक्टिव से आया था, और सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। सो कंपेरिजन था ग्लोबल एजुकेशन से रिलेटेड, ईजी था। कम्युनिकेशन में देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था, हार्ड डिस्क, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था। यूनिट 5 में देखिए लेटर सीरीज का क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस का था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, और ट्रेन का क्वेश्चन था, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में देखिए यूनिट 6 में अनुमान, फैलेसीज वगैरह के क्वेश्चन थे। सो देखिए अगर मैं बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन की, लेवल इजी था। आईसीटी में देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन था, फुल फॉर्म थी, डिजिटल इनिशिएटिव से था, ठीक है। यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में अर्थक्वेक से क्वेश्चन था, नेचुरल गैस से, ओजोन लेयर से, और पोल्यूशन से क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन में देखिए गवर्नेंस से और स्कीम्स थी, और साथ में एक्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन था। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से करिए। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन था और इसमें ये क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है, ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर के बारे में। सो देखिए क्वेश्चन था CPU से रिलेटेड, ठीक है। CPU देखिए क्वेश्चन क्या था तो वो पता नहीं चल पाया, लेकिन था CPU से। आपको मैं CPU पूरा बता देता हूँ। देखिए CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो द CPU इज एसेंशियली द ब्रेन ऑफ ए CAD सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है, CPU है। CPU की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, ए कंट्रोल यूनिट एंड वेरियस रजिस्टर, ठीक है। इसमें ALU है, और CPU ऑफ्टन सिंपली रेफर टू एज ए प्रोसेसर। देखिए इसे सिंपली कई बार प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो CPU की फुल फॉर्म बता दी, CPU क्या है वो बता दिया, तो ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए स्वयं क्या है, स्वयं की फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसके ना मैच दी कॉलम का क्वेश्चन था, मैच करना था, लेकिन वो पता नहीं था, लेकिन आपको मैं स्वयं बता रहा हूँ क्या है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि स्वयं की फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिजिटल अपना कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जैसे
होता है ना कि जैसे गांव है, स्कूल जैसे गांव है, शहर है, वहाँ पे क्या है, डिजिटल डिवाइड है। शहर क्या है, इंटरनेट वहाँ पे ज़्यादा है, गांव में नहीं है। लेकिन उसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि स्वयं को शुरू किया है कि ताकि सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएँ। सो नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 3 men 4 women 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women alone can complete this work in 7 days? यानी कि देखिए तीन पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं, किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, एक पुरुष जितना काम करता है, एक महिला उससे दुगना काम करती है, और एक बच्चा एक आदमी के काम का आधा काम करता है। यानी कि यहाँ पे है आदमी और औरत उससे डबल काम करती है और बच्चा उससे आधा काम करता है। ठीक है, सो हाउ मैनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days? हमें किसका निकालना है, वुमेन का 7 दिन में कितना काम करती है। 3 जने काम करते हैं, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। मैन वुमेन को साइड करके हमें वुमेन का निकालना है कि वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 7 days में काम। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए गिवन है टाइम टेकन बाय 3 men 4 women 6 children टू कंप्लीट द वर्क इन 7 days। ठीक है, यानी कि 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं और 6 बच्चे हैं, 7 दिन में करते हैं। ए मैन डज द डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन। ठीक है, ए वुमेन डज डबल वर्क कंपेयर टू ए मैन। ए चाइल्ड डज हाफ वर्क कंपेयर टू ए मैन। ठीक है, यहाँ पे रेशो देख लेते हैं मैन वुमेन की। देखिए यहाँ पे 1:2 है। ठीक है, ये वाला ये क्यों है, क्योंकि देखिए आदमी एक है। ठीक है, आदमी एक है और वुमेन कितनी है, 2 है। यानी कि अगर आदमी एक काम करेगा, वुमेन 2 काम करेगी। ठीक है, और चाइल्ड और मैन का देख लीजिए कि जितना चाइल्ड काम करेगा, यानी कि चाइल्ड एक काम करेगा, आदमी उससे दुगना करेगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना आदमी काम करता है उससे छोटा बच्चा जो है वो आधा काम करता है। लेकिन हम क्या लेंगे, हाफ नहीं लेंगे, हम लेंगे डबल। हम लेंगे कि बच्चा जितना काम करेगा चाइल्ड, आदमी उससे दुगना करेगा, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन वुमेन की कितनी आ जाती है, 1:2 और चाइल्ड और मैन की आ जाती है 1:2। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं मैन वुमेन और चाइल्ड की, वो आ जाती है 2:4:1। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई 2:4:1। 2 मतलब मैन की, 4 मतलब वुमेन की, चाइल्ड की 1। ठीक है, तो इसे फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे इसे फिल कर देंगे। इसमें 3 men 4 women 6 child है। ठीक है, तो 3 मैन की जगह पे देखिए यहाँ पे 3 मैन है, मैन की जगह 2 आ जाएगा ये वाला, और 4 women 4 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 3 × 2। ठीक है, हमारे पास आया 3 × 2 + 4 × 4 + 6 × 1, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। हमने क्या किया, हमने इसमें यानी कि जो ये वाला पोर्शन था हमारा, ये वाला, इसमें हमने इस रेशो को डाल दिया। 2 डाल दिया इसमें, 4 डाल दिया इसमें, 1 डाल दिया इसमें। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे रेशो निकाली है एफिशिएंसी की। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके सब आया 196/4 × 7। यानी कि ये देखिए ये वाला जो है वो कैसे आया, ये वाला वो कैसे आया। ठीक है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 7। ठीक है, तो राइट आंसर है 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NEP 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेन एम क्या है? इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, यानी कि इंडिया को नॉलेज सुपर पावर बनाना, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹750 इज 1.2 द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम चेयर वाज सोल्ड फॉर ₹100। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर? यानी कि एक कुर्सी को 752 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस कुर्सी को 400 रुपये बेचने पर हुए नुकसान का 1.2 गुना है। कुर्सी की लागत क्या है? देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कुर्सी को बेचा 752 रुपये में, यानी कि लाभ हमें नहीं पता कितना हुआ, लेकिन अगर उस कुर्सी को 4 रुपये में बेचा गया, ठीक है, उसका नुकसान हो गया 1.2 गुना। तो कुर्सी की लागत कितनी है? ठीक है, यहाँ पे बेचने का बताया है, लागत नहीं बताई। ठीक है,
देखिए दो चीज़ें होती है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। सो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, सीपी को हमने मान लिया एक्स यानी कि क्रय मूल्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तो कॉस्ट प्राइस को मान लिया एक्स। तो बेचा कितने में है, ये हमारा है एसपी यानी कि 752 में से हमने एक्स माइनस कर दिया, यानी कि 752 का बेचा, हमें पता नहीं है कि कॉस्ट प्राइस कितनी, हमने एक्स मान लिया, 752 माइनस एक्स हो गया इजकल टू, ठीक है 1.2। 1.2 क्या आया, जो उसका लॉस था वो हमने वहाँ पे 1.2 लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया एक्स, एक्स मैंने सी पी माइनस 400, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है 752 माइनस जो लागत मूल्य है वो, और एक्स माइनस 400 लागत मूल्य माइनस 400। इसको सॉल्व किया 752 को एक्स के साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। एक्स वाली जो रकम है वो एक साइड आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली एक साइड आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये आता है इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, 1232 कैसे आया, देखिए 752 के आगे क्या है प्लस, ठीक है, ये है माइनस, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, अगर यहाँ पे जाएगी तो ये निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गया प्लस था ये माइनस हो गया, ठीक है 752, ठीक है 752, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 480 और 752 का प्लस किया तो आ गया 1232। तो ये इसका राइट आंसर आया 560 रुपये, यानी कि 560 रुपये 560 रुपीज़ क्या था उसका, वो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आज इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट मेथड ऑफ ए टीचिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी शिक्षण की समुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका संयोजन है। यानी कि देखिए जो असाइनमेंट मेथड है टीचिंग का वो किसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट दिए हैं, रिस्ट्रिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट या लेक्चर मेथड। अब देखिए इसका राइट आंसर है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड, यानी कि विज्ञान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि। अब देखिए असाइनमेंट में क्या है, जब देखिए टीचिंग में असाइनमेंट बनाने के लिए दी जाती है कॉम्बिनेशन वो किसका होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का, ठीक है, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन और लेबोरेटरी का। अब देखिए कोई असाइनमेंट बनाई जाती है, पहले समझाया जाता है लेक्चर के जरिए, फिर उसको वैलिड करने के लिए लेबोरेटरी मेथड के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो ये असाइनमेंट मेथड इससे बनता है। अगर आप साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे असाइनमेंट आपको बनाई जाती हैं, तब लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन और ये थे आज के टॉपिक्स जो आपने हमें बताए हैं। बाकी जब देखिए इवनिंग शिफ्ट के आ जाएंगे आपको मैं वो भी बता दूंगा। सो तब तक आप इसे देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल और साथ में सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। शिफ्ट का एग्ज़ाम, तो जहाँ पे हम पहले 10 के 10 यूनिट को, जो इसके यूनिट के टॉपिक्स आ चुके हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप टॉपिक्स देख सकते हैं हर एक यूनिट के, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए लर्नर सेंटर्ड मेथड आपको करना है, ये इवनिंग में आया है। टीचिंग सोर्स सिस्टम और फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग ये आया है, आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अब देखिए यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में इवनिंग में देखिए रिसर्च मेथड्स आया है, स्टेप्स आए हैं, थीसिस आए हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेवल इजी है। इवनिंग शिफ्ट में देखिए कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आए हैं। यूनिट 5 की बात करें मैथ्स की, लेटर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ये यहाँ पे आए हैं। ट्रेन का स्पीड था, डिस्टेंस था, ये आया था। यूनिट 6 लॉजिकल यूनिट, जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें देखिए अनुमान है, प्रमाण है और फैलेसिस है, इसके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन लेवल इजी ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें परसेंटेज, एवरेज और रेशो, अगर आपको ये 3 चैप्टर आते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको डीआई की तैयारी करनी है, सबसे पहले 3 चैप्टर को पक्के कर लीजिए, परसेंटेज, एवरेज, रेशो को, जिससे आपका डीआई अच्छे से हो जाएगा। सो 8 नंबर यूनिट है आईसीटी। सो इसमें इंटरनेट से क्वेश्चन आया था, फुल फॉर्म आई थी, और डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो लेटेस्ट वाले हैं वो आए थे। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में देखिए इन्वायरमेंटल इश्यूज, नेचुरल हजार्ड्स, ओजोन लेयर से क्वेश्चन था,
और पोल्यूशन से था। ठीक है, यूनिट 10 में देखिए हायर लर्निंग से था, NIRF रैंकिंग और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी हर वीडियो देखें, मैं हर वीडियो में सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करता हूँ यूनिट के, कि ताकि आप उस टॉपिक से जो अच्छी तैयारी कर सके, उसको नोट करें। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए टॉपिक्स तो पता है कि ये तैयार करने हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चन बताते हैं, आधे उन्हें याद होते हैं, आधे भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम आपको उतने क्वेश्चन देते हैं जितने वो उन्हें याद रहते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो देखिए पहला क्वेश्चन था ऐसा, ये सीरीज़ है, ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ये इस बार फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, सीरीज़ में देखिए लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक सीरीज़ है, ठीक है, आप देख सकते हैं 0, 6, 24, 60, 120। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है 0 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्यूब चल रही है, जैसे 2 की क्यूब है तो 2 माइनस करना है, 3 की क्यूब है 3 माइनस करना है, 0 क्यूब है 0 माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा 210। ठीक है, 6 की क्यूब है, इसको 6 की क्यूब को आपस में देखिए 6 को 3 बार गुना किया, ठीक है, उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 210 बचा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था, वेयर डज इंडिया प्रोड्यूस द मोस्ट एनर्जी, भारत सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर था, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ था और कैसे था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है थर्मल। ठीक है, थर्मल से प्राप्त करता है। देखिए 2-3 ऑप्शन थे, थर्मल उसका राइट आंसर है। अब देखिए मेन बात आती है जगह की। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है कि कहाँ पर करता है, तो आपको आंसर देना है झरिया। झरिया कहाँ पे है, झारखंड में। अब देखिए थर्मल प्लांट क्या है, अब देखिए कोल जो होता है कोयला, उसे हम थर्मल भी बोल देते हैं। ठीक है, सो नियरली 80% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन इंडिया इज़ फ्रॉम कोल, यानी कि देखिए भारत में जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है, एंड इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसका मेन सोर्स क्या है, जो हमारे इंडिया की ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, यानी कि देखिए इंडिया में जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, कहते हैं ना थर्मल प्लांट लगाया है, इनकी बिजली बनाने का प्लांट लगाया है, तो कोयले को कहते हैं थर्मल। तो इसका राइट आंसर है थर्मल। ये कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा देखिए जो ग्रीन पीस द लार्जेस्ट कोल बेल्ट इन इंडिया, झरिया में है। ठीक है, सो भारत थर्मल से करता है, कोल को थर्मल कहा जाता है। ठीक है, या थर्मल को कोल कह दिया जाता है या कुछ भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन CD रोम। CD रोम का पूरा नाम क्या है, देखिए इसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन BIOS। अब देखिए BIOS, अब देखिए इसके बाद देखिए BIOS की फुल फॉर्म क्या है, BIOS की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए ये होता क्या है, ये सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम का जो बोर्ड है उसमें प्री इंस्टॉल होता है। जब भी देखिए होता क्या है कि इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू रन ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड अप। देखिए जब भी कंप्यूटर चालू होता है, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो ये पहला सॉफ्टवेयर है जो अपने आप ऑन होता है। ये सबसे पहला ऑन होने वाला सॉफ्टवेयर है BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, यानी कि मेमोरी का एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप स्क्रीन को संभालता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, यानी कि रोम। यानी कि विच टाइप ऑफ मेमोरी कहा था ना, कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को कौन संभालता है, रोम। ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो इसका देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन इन ए ट्रेन नोटिस दैट ही कैन काउंट 31 a man in telephone poles in 1 minute if the poles are at equal intervals of 50 meter. What is the speed of train, यानी कि ट्रेन में जा रहा एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है।
यदि खंबे 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। यानी कि देखिए एक आदमी खड़ा है, टाइम पास कर रहा है ट्रेन के अंदर, तो वो पोल गिन रहा है, तो उसने 1 मिनट में 31 टेलीफोन के पोल गिने। ठीक है, अब देखिए यदि खंबे 50 मीटर की नियमित दूरी पर है, यानी कि एक खंबा यहाँ पे है, एक 50 मीटर की दूरी पे है यहाँ पे, फिर 50 मीटर की दूरी पे यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है नंबर ऑफ इंटरवल्स बिटवीन द पोल टू द 31st। यानी कि देखिए पहले हमें देखना है कि हर एक पोल में कितना डिस्टेंस है, कितना इंटरवल है। यानी कि एक पोल यहाँ है, दूसरा कितनी दूरी पे है। टोटल पोल कितने हैं 31st, तो उसमें से देखिए हमने एक पोल को, फर्स्ट पोल को देखा है, तो 31 में से 1 को माइनस कर देंगे, बाकी बचे 30। यानी कि उसने 31 पोल गिरे हैं, हमने 1 माइनस कर दिया, बाकी 30 बचे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना है, देखिए डिस्टेंस है 50 मीटर का। ठीक है, 31 पोल में से हमने 1 माइनस किया, जो फर्स्ट पोल था हमने उसे हटा दिया, 30 बचे। अब 50 मीटर की जो दूरी है हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आया 1500 मीटर। ठीक है, अब जो 1500 मीटर आया, 1500 मीटर को हमने क्या किया कि डिवाइड कर दिया 1 से। ठीक है, 15 मीटर को किससे डिवाइड किया, 1 से। क्यों, क्योंकि जो एक पोल था। ठीक है, तो 1 से डिवाइड किया। ठीक है, ये 1500 मीटर बटा मिनट आ गया, तो 1500 मीटर बटा अगर हम मिनट करेंगे, ठीक है, 1500 बटा जो मिनट है, 1 मिनट को अगर हम यहाँ पे देखिए 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो इससे निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड है वो बताई गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला एन एशियन सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया वाज डिक्लेयर एज ए हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन। यानी कि भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यानी कि देखिए यूनेस्को जो है वो आपको पता है हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसे घोषित करती है, तो तक्षशिला को कब किया गया। ठीक है, ये ऑप्शन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1980, यानी कि 1980। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी। न्याय दर्शन शास्त्र में बौद्ध गम्य वाक्य की क्रमबद्धता को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो न्याय दर्शन शास्त्र है, इनकी जो न्याय फिलॉसफी है उसे क्रमबद्ध कैसे लिखना है। ठीक है, न्याय दर्शन देखिए ऐसे होता है, एस्पिरेशन, एलिजिबिलिटी, कॉन्टिग्यूटी, मीनिंग, यानी कि आकांक्षा, योग्यता, सनिधि, तात्पर्य। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सो ये थे आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे, जो आपको मैंने बता दिए हैं। सो कुछ क्वेश्चन है, बाकी देखिए मैंने आपको टॉपिक सारे बता दिए हैं। टॉपिक कौन कौन से थे, ये टॉपिक्स थे जो आपको मैंने बता दिए, लेकिन जो क्वेश्चन थे आपको मैंने वो थोड़े बताए हैं जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए थे। तो आप इसके जरिए तैयारी करिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।